प्रोग्राम में हम मौजूदा और सियासी सूरत हाल का एक और जाविये से तज्जिया करने की कोशिश करेंगे कि आखिर पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मज़ाकरात का मामला किस तरफ जाता दिखाई दे रहा है। क्या 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला भी इसी तनाजुर में लटकाया जा रहा है, और सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में अब तक होने वाली समाअत हमें क्या बता रही है। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो आज ही आगाज करेंगे कि आपको इस बात से हैरानी हुई जब आज जज साहब ने 190 मिलियन पाउंड केस के फैसला सुनाना था और उन्होंने ये मौकफ अपनाया कि चूंकि इमरान खान साहब पेश नहीं हुए इसलिए अब फैसला जो है वो आज नहीं सुनाया जाएगा बल्कि 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। दरअसल ये है कि जो 190 मिलियन पाउंड का केस है, लगता तो बहुत ह्यूज है, वो 200 मिलियन पाउंड किसी एक शख्सियत को दे दिए, वो है। ये अगर आप इस तरह रखें तो इसको इस तरह सोचें तो फिर तो वो बहुत ही लगता है कि बड़ा संगीन केस है और संगीन जुर्म है। असल में तो बात यह है कि ये मैं आपको बता दूं, जो नेशनल क्राइम एजेंसी है NCA बरतानिया की, या बरतानिया का कोई भी महकमा, कोई भी इदारा ये नहीं चाहता, ना वो इसमें इमदाद करता है आपकी कि आप 200 मिलियन पाउंड बरतानिया से बाहर ले जाएं। आप चाहे बरतानवी शहरी हों, वो कुछ कोशिश करेंगे कि जी ये ना बाहर पैसा 200 मिलियन पाउंड एक ट्रांजैक्शन में बाहर चला जाए। अब इसमें कोई कंपेलिंग रीजंस थे कि ये बाहर जाने दिया। पहले तो उनके सेंट्रल बैंक ने भी उनके जो बैंक्स जो होल्ड कर रहे थे उस पैसे को, वो 200 मिलियन पाउंड जाने क्यों दिया? इसलिए कि वो पैसा था मलिक रियाज साहब का, और मलिक रियाज जो है वो उसने उसकी पूरी मनी ट्रेल मुहैया कर दी थी, उसकी पूरी मनी ट्रेल मुहैया कर दी थी। और उसके बाद जो सेंट्रल क्राइम जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उसके लिए ये लाजिम था कि वो उस पैसे को अकॉर्डिंग टू द स्टैट्यूट वापस करे। बल्कि वो इतने इसमें परेशान थे कि उन्होंने एक सीक्रेसी की एग्रीमेंट भी लिखवाई। ये इधर पैसा तो चूंकि हमारे खाते में आ रहा था, पाकिस्तान के जो बढ़ने थे उससे 200 मिलियन पाउंड से, वो पाकिस्तान का हो या ना हो, पाकिस्तान आएगा अगर तो उससे हमारी जो एक क्रेडिबिलिटी है वो बढ़ जाती है, क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ जाती है। तो उसका बड़ा, और वो आ गया पैसा और पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में वो काउंट होता है वो मलिक रियाज का। अब मलिक रियाज बेचारा मेरा ख्याल है भागा हुआ है या छुप रहा है। वो उसको कहते थे कि आप बयान दो खान के खिलाफ। अब वो इसमें कोई ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी तो हुई नहीं। 200 मिलियन पाउंड का जो रकम है वो अभी भी पड़ी हुई है और रियासत की दस्तरस में है। रियासत को कोई नुकसान हुआ नहीं, रियासत को कोई 20 अरब रुपए का सोना फ़ायदा हो गया है कि वो उसको जो उस पर मार्कअप मिला है उस पैसे पे। तो ये अब ये मार्कअप पैसे इसी तरह का लफ्ज़ है जिस आप नहीं कहने देते। इमरान खान आप कहते हैं कहो बानी पीटीआई, बानी चेयरमैन तहरीक और इंसाफ। अच्छा, तो फिर एतजाज साहब ये बताइए, मार्कअप भी एक लफ्ज़ ठीक है, तो क्या वाकई फिर इस वजह से, चूंकि उसमें आपने कहा कि कोई गलत डीड ऐसी हुई नहीं है, तो इसलिए फिर इस फैसले को मौखर किया जा रहा है, या कोई और वजह है जिसकी वजह से आज जज साहब ने कहा कि पेश ही नहीं हुए वो, तो हम कैसे फैसला सुनाते? नहीं, फैसला तो ये देखे ना, पेश कैदी ने किस तरह पेश होना है? कैदी को कौन सी ऑप्शन है पेश होने ना होने की? उसको वो पहले तो नहीं पहुंच सकता, वो तो आज़ाद ही नहीं है। वो तो जेल के एक सेल से दूसरे सेल में, एक बैरक से दूसरे बैरक में, एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में नहीं जा सकता। ये जेल के अंदर बहुत बड़ी बड़ी फसीलें होती हैं जिसने जेल को बांट रखा होता है, तकसीम करके रखा होता है। और वो जो फसीलें हैं
वो भी जेल की फसील जितनी बड़ी होती है, कोई 2-2 फुट कम होती होंगी, वो 30 फुट नहीं होती होगी, 28 फुट होती होंगी। हम तो रह के देखे, इसीलिए ये 5000 कैदियों को रख सकते हैं वहाँ, क्योंकि उनमें आपस में मेल जोल नहीं होता। तो फिर यानी कि अदालत ने बहाना लगाया है आज? इसमें तो होता नहीं, बिल्कुल बहाना लगाया। और इसमें मैं आपको अर्ज कर दूं, जो कल से ही आ रहा था, कल से परसों से आ रहा था कि 11 बजे आपके सारा मीडिया लगा था, 11 बजे फैसला सुनाएंगे, 11 बजे फैसला सुनाएंगे। तो 8 बजे क्यों जज साहब ने जाके, जब इतनी तशहीर हो गई 11 बजे की, फिर जज साहब ने क्यों जाके कहा कि फैमिली भी नहीं आई, वो भी सब ये तो कर रहे होंगे। मेरा उनसे कोई राब्ता नहीं है, मैं लाहौर में अपने घर में बैठा हुआ हूँ। पर अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं भी ये सोचता कि 11 बजे जाना है तो अभी क्या तैयार होना है। यहाँ से 9:30 बजे निकलेंगे, 10:30 बजे तक अडयाला पहुँच जाएंगे। इस्लामाबाद से घंटा ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा, सवा घंटा, तो जाके सुन लेंगे फैसला। पर ये भी जज साहब ने ज्यादती की है कि 8 बजे, पहली दफ़ा 8 बजे सुना है, आके बैठे और 7:15 बजे तक उन्होंने कह दिया कि कोई हाजिर नहीं है। और कैदी ने किसने हाजिर होना है? कैदी को तो लेके आना है रियासत ने। ठीक है, कैदी के लिए तो जब तक रास्ता रियासत नहीं बनाएगी, कैदी क्या कर सकता है? ठीक है। तो फैसला एतजाज साहब आपको क्या लगता है कि क्या आएगा? तारीख तो वैसे सियासी कैदियों के हवाले से कुछ और ही बताती है, तो आपको क्या लग रहा है फैसला क्या आएगा? नहीं, फैसला जो क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, फैसला इसमें गिल्टी का तो नहीं हो सकता, हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें ना लॉस हुआ है, ना इसमें वो रकम जो है वो कई ऑफिशियल डिपॉजिट से बाहर गई है, सुप्रीम कोर्ट के एक एस्क्रो अकाउंट में चली गई है, जहाँ भी रिस्ट्रिक्टेड है। और ये बात क्लियर है कि इसकी पूरी मनी ट्रेल दी होगी अंग्रेज़ों की तस्दीक के लिए, जो जिसकी वो भी तस्दीक कर सके, उनकी सेटिस्फैक्शन के लिए तक। ये वरना ये 200 मिलियन पाउंड इंग्लिस्तान से निकल ही नहीं सकता था अगर इसकी पूरी सही मनी ट्रेल मलिक रियाज ने ना दी होती। सही है, लेकिन हुकूमत तो एतजाज साहब ये कह रही है, इनको पकड़, वो तो कह रही है कि पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान जो है, बानी चेयरमैन, वो बेनिफिशरी हैं और वो अलकादिर ट्रस्ट जो यूनिवर्सिटी बनी जिस जमीन पे, और वो सारा फायदा उनको पहुंचा, लिहाजा ये बड़ा करप्शन का केस है, तो सजा ही हो सकती है इसमें। नहीं, ये नहीं, मैं समझता हूँ जिसको ये गया होगा ना, जिसके लिए ये पैसा उधर गया है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने एक जुर्माना किया हुआ है फॉर द बेनिफिट ऑफ बैरिया टाउन अलॉटीज, जो कि कराची के अलॉटीज है। तो वो एक अरेंजमेंट बना हुआ है सुप्रीम कोर्ट को कि किस तरह मलिक रियाज ने ये लायबिलिटी उतारनी है, और वो एस्क्रो अकाउंट में जो पैसा जाता है वो सुप्रीम कोर्ट के हिदायत के मुताबिक उसका सर्फ होता है। तो ये उन्होंने किया है। मेरे ख्याल में इसमें तो क्रिमिनलिटी कोई नहीं है, इसमें तो उससे भी कम क्रिमिनलिटी है जो वो है साइफर केस। ठीक है, साइफर को तो मैं पहले नजर देख के मैंने कहा ये सिफर है, इसमें तो हमने तस्लीम कर लिया है कि जो कोई साइफर में लिखा है वो दुरुस्त है। ठीक है। अच्छा ये बताइए एतजाज साहब कि अब जो ये मज़ाकरात हो रहे हैं, इनमें से आपको कुछ निकलता नजर आ रहा है? हुकूमत से पीटीआई की डिमांड ये है कि 9 मई और 26 नवंबर वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाने पर राजी हो जाए हुकूमत। हो जाएगी हुकूमत राजी, आपको लगता है? मेरा तो ख्याल है हुकूमत की बातें खिल जानी चाहिए। इस वक्त जिस तरह जुडिशरी पे एक कैप्चर हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के जुडिशल स्ट्रक्चर का भी एक असर नौ तयन हो गया है, जिसमें अब ये ऐसे मामला जाएंगे ही टू गवर्नमेंट फ्रेंडली, या आप ओपन माइंडेड कह लें, गवर्नमेंट कहेगी ओपन माइंडेड जजेस, तो जो भी है, पर एक खास किस्म सोच के जजेस के पास वो जा सकते हैं। और अगर आप चीफ जस्टिस साहब को कहेंगे कि वो नॉमिनेट करें, इसको हेड करना चाहिए ये इंक्वायरी कमीशन का, तो मेरा ख्याल है नुकसान इसमें तो मुझे तो लगता है पीटीआई का ही होगा। और ये पता नहीं क्यों इसरार कर रहे हैं कि जुडिशल कमीशन वो जुडिशल कमीशन। अब जो मुझे नहीं है इसकी बात समझ आई,
ये इससे तो पार्लियामेंट्री कमीशन बनाए तो शायद बेहतर हो, क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटी में इनके ज़ोरदार बंदे जा सकते हैं। जो जुडिशल कमीशन में तो हमारा मतलब है जो सियासतदान है की तरफ से तो कोई भी नहीं ना होगा, लेकिन और ये सियासतदान ही इस किस्म का केस को ठीक है ज़रा परसू कर सकता है। बिल्कुल सही है। अच्छा, अगले स्टेक नहीं है जुडिशरी के साथ। बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की कि शायद पीटीआई को इसका नुकसान ही हो जाए, क्योंकि वो जजेस जो कि एक तरह से कहा जा रहा है कि या जो एक तरफ हुकूमत की तरफ इंक्लाइन नजर आते हैं, वो अगर इसका फैसला करेंगे तो फिर तो पीटीआई का नुकसान हो जाएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की। अच्छा, क्विकली एहतजाज साहब, आखिर में आपसे ये जानना चाहूंगी कि 85 सिविलियंस के 9 मई वाकयात में जो मिलिट्री ट्रायल्स मुकम्मल होने के बाद उन पर फैसले भी आ चुके हैं, क्या इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत करने वाला आईनी बेंच जो है अब इन ट्रायल्स को कलअदम करार दे सकता है? किस तरफ वो मामला जाता आपको नजर आ रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊं, जो मुसर्रत हिलाली, जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा ने पॉइंट उठाया है ना, उस पॉइंट पे ये आर्मी एक्ट के तहत किसी का भी ट्रायल ख़त्म हो जाएगा। वो क्या कि फ़ौजी का भी नहीं हो सकता, फ़ौजी का भी नहीं हो सकता आर्मी एक्ट के तहत, क्योंकि आर्मी एक्ट के तहत कि मुकदमे की सारी कार्रवाई, मुकदमे की सारी शहादतें, मुकदमे का सारा रिकॉर्ड, मुकदमे का सारा जो है दस्तावेजात, सबूत, वो एक या दो तीन अफसरों के, 3 अफसर ले लें, एक कर्नल 2 मेजर, या एक ब्रिगेडियर, एक कर्नल, एक मेजर। अब ये आर्मी अफसर, ये आर्मी तश्कील है। अब इसमें से 3 बैठे हुए हैं, वो 2.5 महीने केस सुनते रहते हैं, गवाह आते रहते हैं, खत देखते रहते हैं और बाकी प्रूफ देखते रहते हैं, और फिर वो फैसला नहीं करते, वो सिफारिश करते हैं कमांडिंग अफसर को। ये कर्नल वाला केस कमांडिंग अफसर होगा, उसका एक मेजर जनरल GOC, और जो ब्रिगेडियर वाला केस है उसका कमांडिंग अफसर होगा आर्मी चीफ। अब ये एक GOC के पास चला जाएगा केस कि हम अभी फाइंड हिम गिल्टी और सजा आप तजवीज़ कर दें। अब वो फाइंड हिम गिल्टी, जो सजा वो तजवीज़ कर रहा है जिसने और गिल्टी नॉट गिल्टी का भी उसी के हाथ में फैसला है। ये रिकमेंडेशन है नीचे से फौजी अदालत ने जिसने केस सुना है, और वो सिर्फ वो कर रहा है कि वो लिखेगा, किस तरह लिखेगा कि ये बंदा बरी होना चाहिए या इसको सजा होनी चाहिए। उसने उस बंदे को भी नहीं देखा, कमांडिंग अफसर ने, उसके सामने मामला पेश भी नहीं हुआ, उसके सामने शहादतें भी नहीं हुई। वो शहादतों में भी गवाह का पता लग जाता है जब शहादत दे रहा होता है कि ये पूरे एतमाद है कि नहीं, और वो सब चीज़ें अदालत ने अपने ज़हन में रखनी होती है। यहाँ जो ये पॉइंट उठाया है मुसर्रत हिलाली साहिबा ने, मेरा ख्याल है सबसे बुनियादी पॉइंट ये है। इस एक पॉइंट पे ही सारा कुछ डिसाइड हो सकता है कि सिविलियन तो क्या, ये तो फौजियों के भी जो आर्मी एक्ट के तहत लोग हैं, उनके भी हकूक़ को, बुनियादी हकूक़ को, आर्टिकल 9 के हकूक़ को, आर्टिकल 10A के हकूक़ को, आर्टिकल 25 के हकूक़ को, आर्टिकल 4 के हकूक़ को, सबको ये मजरू करता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ एहसन साहब। नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने पर अपना बड़ा वाज़ेह ओपिनियन, लीगल ओपिनियन दिया। जुडिशल कमीशन के हवाले से उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि अगर PTI ये जुडिशल कमीशन मांग रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि हुकूमत के लगाए हुए जजेस शायद हुकूमत को ही इसमें फेवर करेंगे, और ये मामला जो है वो PTI के अगेंस्ट जाता नजर आ रहा है, जो कि एतजाज़ एहसन साहब के अल्फाज थे। साथ ही साथ उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से भी अपना लीगल ओपिनियन हमारे सामने रखा, और 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से उन्होंने फरमाया कि ये एक सीधा सीधा बरियत का केस है, और इसको जिस तरह से बयान किया जाता है उससे इसको ऐसा बनाया जाता है कि जैसे बहुत बड़ी करप्शन हुई है, 200 मिलियन पाउंड की करप्शन हुई। ये वर्ड्स उन्होंने इस्तेमाल किए। अब देखते हैं कि इसका जब फैसला आएगा तो फैसला क्या आएगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही नाजरीन, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।